कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस कस्टमर को देना, वो हो गया सप्लाई। ये है, बताओ बताओ, 2 मिनट लो, क्या समझते हो सप्लाई से, क्या लगता है? अब हुआ है चालू। हाँ बताओ, क्या लगता है सप्लाई का मीनिंग तुम्हारे अंदाजे से, इन जनरल सेंस, आम जिंदगी में क्या होता है सप्लाई का मीनिंग? मार्केट में सेल करने की प्रोसेस को सप्लाई कहते हैं। एगो, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाई। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ना, सप्लाई टू कस्टमर इज इक्वल टू सप्लाई। तो इन दैट फ्रेज द मीनिंग ऑफ सप्लाई आई वांट टू नो। राधे राधे शर्मा जी। हाँ, तो इन दैट फेज आई वांट टू नो मीनिंग ऑफ सप्लाई मेनली। इज कॉल्ड द प्रोडक्शन, बिलिंग लग जाएगा। रोहित सो, यस सर, वेरी गुड। अरे हिंदी में बोल दे। डिमांड अलग हो गया, सप्लाई अलग हो गई। चलो मैं बताता हूँ अब, नाउ इट्स माई टर्न, है ना, मेरी बारी अब। तो शर्मा जी ने कहा सर सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ सप्लाई का मीनिंग। याद है डिमांड चैप्टर हमने पढ़ा था, बस इसमें सप्लाई का मीनिंग ही समझना है, बाकी सब डिमांड जैसा उल्टा है इसमें, इसलिए सप्लाई की मीनिंग में मैं थोड़ा टाइम लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो डिमांड कैसे क्रिएट होती है याद है? बताओ फिर कैसे क्रिएट होती है। 3 चीज होनी चाहिए डिजायर को क्रिएट, डिमांड को क्रिएट करने के लिए। डिजायर, एबिलिटी टू परचेज और विलिंगनेस टू पे, ये डिमांड को क्रिएट करती है। सेम चीज यहां पर भी देखी जाएगी सप्लाई की तरह से, कि जो सप्लायर है वो उसकी विलिंगनेस है या नहीं, डिजायर विलिंगनेस है या नहीं, पहले तो ये देखी जाएगी, और उसकी एबिलिटी है या नहीं, विलिंगनेस टू सप्लाई और एबिलिटी टू सप्लाई। अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई तो सप्लाई है। अब इसका मीनिंग क्या, सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं साइड में एग्जांपल, छोटा कर देता हूं। हाँ, तो मैं एग्जांपल सुनो, मैं लिख के बाद में बता दूं। हाँ, लाइक क्या कहना चाहता हूं मैं, जस्ट लाइक तुम क्या हो, एक प्रोड्यूसर हो। अब हुआ क्या, तुमने मानो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी हैं। अब इसको तुम मार्केट में लेके पहुंचे, मान लो ये क्या मार्केट है, अब ये 10,000 यूनिट तुम मार्केट में लेके पहुंच गए। अब इस 10,000 यूनिट में से तुमने जो सेल करी है, जो सोल्ड हुई है यूनिट्स, वो 8,000 हुई हैं। ठीक है, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि बताओ सप्लाई क्या है, 10,000 है कि 8,000 है? हाँ, तुमने 10,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करा, बनाया अपनी फैक्ट्री में, फिर बनाने के बाद तुम कहां पहुंचे, मार्केट में पहुंचे 10,000 यूनिट लेकर के। वहां पे तुमने सप्लाई की मतलब बेचा कितने में, कितनी यूनिट बेच पाए वहां पे, 8,000। तो मैं एक्चुअल सप्लाई क्या बोलूं, मेरी जो सप्लाई हुई है उसको मैं क्या बताऊं, 10,000 हुई है या 8,000 हुई है? Ago, you got what I asked? So I want to know the answer. So 10,000 will be my supply or 8,000? 8? You, अच्छा, you change your answer? Yeah, come on. 10,000 और 8,000? या ऑनलाइन वालों बताओ, what will be my supply, 10,000 और 8,000? 8? या क्योंकि मैंने एक्चुअल कस्टमर को कितनी बेची है, 8,000। तो व्हाट शुड बी माय सप्लाई? कितना?
8 और 10? हाँ, व्हाट इज 10 या 8? 8 8 oh, where's the, you say A or 8? Here is the question. Option A, option A or option B? Option A is 10,000, option B is 8,000. Your answer is option A. Your friend's answer is also A, and his friend's answer is, अच्छा, his answer is A, that's why your answer is A. वाह, क्या दोस्ती है, दोस्ती है या दोस्ताना है? ठीक है, ओके, यहाँ पे भी आंसर आया मेरे पास ऑनलाइन में भी. तो द करेक्ट आंसर विल बी 10,000. अब करेक्ट आंसर विल बी 10,000. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम सप्लाई देखते हैं तो हमारा जो मोटिव है वो ये देखना नहीं है कि एक्चुअल सेल कितनी हुई है. सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल सेल. 8,000 माई एक्चुअल सेल एंड 10,000 इज माई सप्लाई. हियर वी गो. हाँ, एग्जैक्टली. सप्लाई का क्या मीनिंग है कि तुम ऑफर टू सेल कितना है. मार्केट में तुम सेल करने के लिए कितना लेके गए हो. 10,000 यूनिट्स लेकर गए हो ना मार्केट में बिछाने के लिए, तो 10,000 यूनिट्स कितनी है, मेरी सप्लाई है. अब एक्चुअल सेल 8,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो या पूरी 10,000 हो जाए, दिस इज नॉट माई कंसर्न इन सप्लाई. दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल. ठीक है, सप्लाई का पहले मीनिंग क्लियर हुआ, यही मीनिंग है. वेरी गुड. ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं एक बार, अब समझ आएगा. तो देखो, तो सप्लाई रेफर्स द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी. गौरव, गुड मॉर्निंग. करेक्ट, हाँ हाँ शर्मा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर था. ठीक है, मैं उस समय करेक्ट नहीं बोल सकता था क्योंकि और लोगों के आंसर चाहिए थे मुझे. ठीक है, इसीलिए. हाँ, डेफिनेशन भी सही है. ठीक है, मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग. देखो, प्रोड्यूसर क्या, आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर. देखो क्या लिखा है, विलिंग एंड एबल टू ऑफर इन द मार्केट एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कोई दिक्कत नहीं है ये भी. हाँ, ये भी वैसे ही कॉन्सेप्ट है, डिमांड जैसा ही है. ठीक है, अभी आएगा, लिखा था यहाँ पे, लिखा होगा ना कहीं पे, एबिलिटी टू सेल. तो यहाँ पे दो वर्ड है, विलिंगनेस एंड एबल टू ऑफर. तो एबिलिटी टू सेल का मीनिंग क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी. तुम्हारे पास उतना स्टॉक होना चाहिए ना भाई. अब मैं बेचना तो चाहता हूँ, मतलब सप्लाई तो करना चाहता हूँ 50,000 यूनिट, बट मेरे पास उतना स्टॉक ही नहीं है. सप्लाई होगी वो, एबिलिटी ही नहीं ना मेरी, मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है. तो व्हाट इज माई एबिलिटी, इज द पार्ट ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे एबिलिटी टू सेल किस पे डिपेंडेंट है, मेरी स्टॉक पर. और वहीं विलिंगनेस की जब बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि जो प्राइस पर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या वो प्राइस है भी मार्केट में या नहीं. मैं बेच रहा हूँ इस पेन को 50 रुपए का, बट मार्केट में 50 रुपए का खरीद ही नहीं रहा. कस्टमर क्या, मैं 10 रुपए का खरीदूंगा. मेरी विलिंगनेस ही नहीं होगी मार्केट में सप्लाई करने की. होगी क्या, मेरा फायदा ही नहीं है. क्योंकि सप्लाई और प्राइस में कैसा रिश्ता देखने को मिलता है मेरे को, डायरेक्ट. क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा मिलेगा मेरे को, मैं सप्लाई भी तो ज्यादा करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए बस. और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड बढ़ाता, कस्टमर क्या था कि उसका ज्यादा पैसा बचे, उसे कम पैसों में ज्यादा चीज मिल जाए. सप्लायर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसों में कम चीज बेच पाए. एटलीस्ट जितना ज्यादा वो सप्लाई करेगा उतना ज्यादा उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट रिश्ता है, वहां पे क्या था, इनवर्स रिलेशन था. चलो अब याद रहे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, देख लो एक बार. सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल. जो हमने भी एग्जांपल से बात करी है वही लिखा है. तो सप्लाई का मीनिंग क्या है, ऑफर फॉर सेल, ना कि नॉट नेसेसरीली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग. ठीक है, एगो 8,000 इज माई एक्चुअल सेल एंड व्हाट इज माई ऑफर फॉर सेल 10,000. एंड हियर वी आर कंसर्न अबाउट इन सप्लाई 10,000. ठीक है, बट वी आर ऑफरिंग इन मार्केट. ठीक है, दिस इज माई सप्लाई. वट इज ऑफर्ड नॉट गेट सोल्ड. ठीक है, ओके. सेकेंड पॉइंट, सप्लाई रिक्वायर बोथ. सप्लाई में क्या जरूरी है, दोनों बातें होनी चाहिए, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सप्लाई. डिमांड में तीन चीज देखी थी हमने, डिजायर, एबिलिटी टू परचेज और विलिंगनेस टू पे. यहां पे क्या है, दो चीजें हैं. एक तो एबिलिटी टू
एबिलिटी टू सेल और विलिंगनेस टू सेल। यहाँ पे एबिलिटी और विलिंगनेस की बात है, डिजायर तो होगी ना भाई वो सप्लाई, हाँ तो डिजायर तो होगी तभी तो मार्केट में बैठा है वो, तो ये वाली बात है, ठीक है। हाँ डायरेक्ट रिलेशन, वेरी वेरी गुड। चलो, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन एबिलिटी। किसी चीज को बनाने में क्या कॉस्ट आ रही है, वो मेरी एबिलिटी को हार्म करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एबिलिटी किससे डिपेंड है, स्टॉक पर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी कहीं ना कहीं मेरी सप्लाई करने की मंशा कम होती जाएगी। मंशा होता है, मंशा होता है, मंशा होता है, तो मेरी मंशा कम होती जाएगी सप्लाई करने की, क्योंकि मेरा प्राइस, कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा ना। तो फिर मैं क्यों करूंगा यार सप्लाई इसी चीज की जो महंगा है या जो जिसको बनाने में ज्यादा कॉस्ट आ रही है, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा ज्यादा। तो देखो सप्लाई भी कैसा कॉन्सेप्ट है, लाइक डिमांड, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। और स्टॉक और फ्लो का क्या डिफरेंस है ये हमने बहुत डिटेल में वहां पे देख लिया है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा तुम्हारे लिए। द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर। लाइक एक दिन में कितनी सप्लाई करनी है, एक घंटे, एक हफ्ते में कितनी सप्लाई करनी है, एक साल में कितनी सप्लाई करनी है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, वाली बात है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी, ठीक है। और भी काम होते हैं लोगों को, पर पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं होना चाहिए। चलो खैर, तो जैसे कि जब हमने बात करी थी डिमांड में, बहुत सारे फैक्टर थे जो डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। लाइक उसी प्रकार से डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई भी है, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ है, लाइक जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर, भैया बताया, प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मेरा प्रोडक्शन का जो फैक्टर होगा वो जितना महंगा होगा, वही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टर्मिनल। मानो मुझे अगर लैंड महंगी मिल रही है, हाई कॉस्ट पे रेंट देना पड़ रहा है मेरे को लैंड का, तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा। और सस्ता मिलेगा तो सप्लाई ज्यादा बढ़ाऊंगा, सीधी बात है, ठीक है। हाँ सही बात है भाई, जो आया है वो तो पढ़ ले एटलीस्ट। दिस फैक्टर प्राइमरली अफेक्ट द एबिलिटी टू सप्लाई, तो वहां भी देखा था अभी कि किसको इफेक्ट करता है, ये एबिलिटी टू सप्लाई को इफेक्ट करता है मेरे, ठीक है। यस सर, ओके। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस सप्लाई, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई सप्लाई। प्राइस ऑफ गुड्स, ये सिंपल है, अभी बताया डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्यों, इसलिए ये वाला फैक्टर काम कर रहा है, हाँ क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है मेरा प्राइस और क्वांटिटी में। हाँ कुछ नहीं है ना, ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये तो बताओ कि प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई करूंगा मैं, प्राइस कम होगा तो कम सप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। महंगा बेचने को तो मुझे मन करेगा और बेचने का, सस्ता बेचूंगा तो मेरा मन नहीं करेगा बेचने का, तो सीधी बात है। स्टॉक बताओ, सप्लाई ज़्यादा कब होगी, स्टॉक ज़्यादा होगा तो मार्केट में सप्लाई करूंगा, स्टॉक ही नहीं होगा तो मैं सप्लाई कहाँ से करूंगा, सीधी बात है। ये तो टाइम, ये वाली बात आ गई। अगर मेरे पास किसी चीज को सप्लाई करने का समय कम है तो क्या सप्लाई कर पाऊंगा, क्या समय ज्यादा है तो मैं क्वांटिटी में चेंज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो कर पाऊंगा। ये डिमांड ने भी देखा, प्रोडक्शन कर पाऊंगा वही, क्योंकि उसके टाइम चाहिए होता है, तो जितना ज्यादा टाइम होगा मेरे पास, ज्यादा टाइम होगा तो मैं ज्यादा सप्लाई कर पाऊंगा, कम टाइम होगा तो कम सप्लाई कर पाऊंगा। ये तो लॉजिकल है, इसमें तो कुछ ऐसा है कि समझाने के लिए मुझे अलग से तुम्हें टाइम देना पड़े। अरे रुक जाओ, चलो। हाँ अब कुछ अदर फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी आईसीआई की स्टेटमेंट में बहुत अलग अलग दे रखे हैं, तो सबका मतलब कहीं ना कहीं सेम है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो सप्लाई कम होगी। जैसे कि अभी बजट आया तो टैक्सेशन पॉलिसी, तो मानो जैसे कि अगर टैक्स सरकार बढ़ा देगी मेरे प्रोडक्शन पे, तो मैं सप्लाई कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, कम करूंगा। लेकिन अगर मुझे सब्सिडी मिलेगी, टैक्स कम लगेगा, तो सप्लाई बढ़ा दूंगा, सीधी बात है। मौसम मेरे फेवर में होगा, जैसे होता है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में देख लो, बारिश अच्छी होती है, मौसम अच्छा होता है तो सप्लाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा एक्सेस हो गई बारिश या कम हुई बारिश तो प्रोडक्शन कम होता है, सप्लाई भी कम होती है। तो ये सारे वही, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तो सप्लाई कम होगी, ठीक है, वही वाला रहता है। इंप्रूव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर ऐसी ऐसी टेक्निक्स है जो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्निक का मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। लेकिन अगर मेरी टेक्निक ही पुरानी है, आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये सारे पॉइंट ऐसे ही है। वेदर कंडीशन, टैक्स इन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सरकार बनाती है ये भी। तो अगर मेरे फेवर में होगी तो फायदा है, नहीं होगी तो नहीं होगा। ट्रेड पॉलिसी, बिजनेस में जो जिस मार्केट में बिजनेस चल रहा है, जिस मार्केट में बिजनेस कर रहा हूं मैं, वहां पे अगर
ऐसी पॉलिसीज हैं जो मेरे फेवर में काम कर रही हैं तो फायदा है, नहीं तो नहीं है। ये सारे नाम पता होने चाहिए मेरे को बस मेनली। और सप्लाई बढ़ेगी कब? इफ दे आर फेवरेबल देन सप्लाई विल इंक्रीज, बट इफ दे आर नॉट इन फेवरेबल देन सप्लाई विल बी डिक्रीज। नेचुरल रिसोर्सेज, अगर नेचुरल रिसोर्स की मात्रा अच्छी है मेरे आसपास, सप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि रिसोर्स चाहिए सप्लाई करने के लिए, मेरे को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? अल्टीमेटली तो रिसोर्स चाहिए। तो अगर नेचुरल रिसोर्स की व्यवस्था अच्छी है तो वो सप्लाई होगी, नहीं है तो नहीं होगी। सिंपल सीधी सीधी बात है। हाँ शर्मा जी बिल्कुल सही है, ठीक है, देखो लिखा भी वाली बात। इफ ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल देन सप्लाई इंक्रीज, बट नॉट फेवरेबल देन सप्लाई विल डिक्रीज। ठीक है, कॉम्पिटिशन, हाँ ये वाला पॉइंट बताओ, मैं छुपा देता हूं, बताओ। अगर कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन अगर ज्यादा होगा सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? और अगर कंपटीशन कम होगा सप्लाई ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ किस में सप्लाई ज्यादा होगी? नहीं। इफ कंपटीशन इज हाई देन सप्लाई इज हाई और लो? लो, हाई। इफ कंपटीशन इज लो या नो कंपटीशन देन सप्लाई इज हाई और लो। कंपटीशन कम है, इफ कंपटीशन इज लो या नो? हमारा पड़ोसी कुछ और कह रहा है, मैं बताता हूं, मैं लिख देता हूं फिर बताना, ठीक है। आ गया? हाँ मैं यहां लिख रहा था, इफ कंपटीशन ज्यादा है देन सप्लाई इज ज्यादा या कम? और अगर कंपटीशन नहीं है या कम है देन सप्लाई इज बताओ। हाँ अब बोलिए। कंपटीशन लो होने पर सप्लाई हाई होगी, कंपटीशन लो होने पर सप्लाई हाई होगी, ऑनलाइन वाले ने बताया है मेरे को। और एगो क्या कहते हो? कंपटीशन हाई सप्लाई हाई और कंपटीशन लो सप्लाई लो अकॉर्डिंग टू हिम। एंड तुम्हारे हिसाब से सेम या अपोजिट? इनवर्स, कंपटीशन ज़्यादा सप्लाई कम। ओके, डायरेक्ट रिलेशन कहना चाहते हो? प्रूव दैट योर डायरेक्ट रिलेशन। हाँ तो कंज्यूमर लार्ज अमाउंट में ना, मैं तो सप्लाई देख रहा हूं। चलो ठीक है, पड़ोसी से प्रूफ करवा ले। पड़ोसी का इन्वर्स रिलेशन क्यों है? हाँ मोनोपोली मार्केट है। और हाँ, हाँ तो सप्लाई ज्यादा है या नहीं है? चलो पहले आंसर देख लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे कि किसकी बात को मुझे प्रूफ करना है। आ जाओ। हो मोर अंडर कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड लेस अंडर मोनोपोली। ठीक है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है कुछ लोगों का आंसर। हाँ अब ठीक है, इसका भी, शर्मा जी का भी। क्या अब उसने फिर करेक्ट कर लिया अपना आंसर, अब वो अलग बात है। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। इमेजिन करो कि ये पेन बेचने वाले हो, तुम ही अकेले पेन बेचते हो अभी, ठीक है। तुम्हारी एक अकेली फर्म है जो कि ये पेन बनाती है। कितना भी जोर लगा लोगे, एक दिन में कितने पेन बना लोगे? 10,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, 10 लाख यूनिट?
कितने बना लोगे? कुछ भी अमाउंट बोलो। 10,000, 50,000 रख दिया मैंने, जाओ, ठीक है। एक दिन में 50,000 यूनिट बना सकते हो, एक फर्म मिलकर के, एक आदमी, ठीक है। लेकिन अगर यही पेन बनाने वाली कंपनीज या फर्म मल्टीपल होंगी, 10 मान लो, या एक से ज्यादा भी अगर मैं कर लूं, सीधा 2 ही कर लूंगा, जब एक 50,000 बना रही है तो सेम सेल से मतलब है नहीं, सप्लाई से मतलब है ना। मैं ऑफर कितना कर रहा हूं, मार्केट में कितना सामान डंप हो रहा है मेरा, डिमांड से मतलब सप्लाई की बात कर रहे हैं हम। तो अगर एक आदमी कितना भी जोर लगा लेगा तो कुछ लिमिटेशन होगी उसकी, उतना ही बना पाएगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, एक से ज्यादा मल्टीपल लोग हैं वही चीज अगर बना रहे हैं, तो कंपटीशन होगा, सप्लाई ज्यादा होगी कि नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। वहीं अगर यहाँ पे 2 फर्म भी मैं कर दूंगा, एक 50,000 कर दो, दूसरी तो ऑटोमेटिकली कितने कर लेगी, 70 ही रख लूंगा तो भी कोई बुराई नहीं है ना, तो 50 से ज्यादा हुई। हाँ तो माइक्रो पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, लेकिन हम तो सप्लाई देख रहे हैं ना अभी। अरे फिर तो कौन से कंपटीशन कैसे पहचानोगे? फिर कंपटीशन 2 लोगों में ही होता है। तुम अगर इंट्रा इंट्रा फर्म कंपटीशन भी कर लोगे, मान लो 2 डिपार्टमेंट कर दिया अंदर ही मैंने, फिर तभी तो हो गया। अगर मेरा एक डिपार्टमेंट 50 बनाया तो दूसरा डिपार्टमेंट ज्यादा बनाएगा, दोनों मिलकर के ज्यादा हो जाएगा। तो इस लेवल पे आकर के देख लो, फिर बिल्कुल ही छोटे लेवल पे आकर के, ठीक है। आ जाओ। और यहां से क्या है, दिव्य, हाँ राम राम, चलो। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अब देख लो। हाँ ये वाला पॉइंट जो, ये अच्छा पॉइंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला, इसको बाद में पढ़ेंगे बुक से, पहले समझेंगे, ठीक है। ये बताओ रिलेटेड गुड्स होगा, यहाँ पे रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं है, मतलब यहाँ पर ये है कि मैं एक साथ 2 गुड्स बना पा रहा हूँ, सप्लाई से मतलब है, ठीक है। हाँ तो मैं किसको बनाऊंगा, अगर कैसे डिसाइड करूं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का? देखो एग्जांपल लेते हैं, खेती का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मानो एक खेत है, एक खेती करते हैं, तो हम लोग खेती करते हैं, तो मैंने अपने खेत को 2 पार्ट में तोड़ रखा है, अभी 2 पार्ट में तोड़ रखा है। एक पार्ट में मैं राइस उगाता हूं और एक पार्ट में हम गेहूं उगाते हैं, ठीक है। चलो, और वहीं जो राइस है वो मैं बेचता हूं 50 रुपए केजी पे, ठीक है। और सपोज कर लो वीट को भी 50 रुपए केजी पे ही बेच रहे हैं, बराबर ही मान लो, तभी तो एग्जांपल चेंज कर पाएंगे, है ना। अब एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर सोचना कि सोचो मार्केट में अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम वीट को 50 से हटा करके 70 पे बेच पा रहे हो। तुम्हारे अंदर से लालच जागेगा या नहीं जागेगा? जागेगा। तुम क्या करोगे, तुम अपने जो रिसोर्सेज हैं जो राइस में लगाते थे उसमें से कुछ रिसोर्सेज निकालोगे और वीट की तरफ ले जाओगे, तो इससे इंपैक्ट क्या बढ़ेगा? तो राइस के सप्लाई को क्या कर दोगे तुम? कम कर दोगे और कम कर दोगे, और ज्यादा पोर्शन में क्या करोगे? वीट ही वीट उगाओगे बैठ करके, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे प्राइस के बढ़ने से या सामने वाले के प्राइस के घटने से, अगर मैं देख लूं रिलेटेड गुड्स, अगर मैं उसका राइस का प्राइस कम कर दूं, राइस सस्ता हो गया मान लो, तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस से कम होने से मैंने वीट का दाम बढ़ा दिया सीधा सीधा। मैंने क्या करा, और मैं इसको बनाऊंगा, सप्लाई क्या था, क्योंकि वो क्या सस्ता हो गया, उसमें मुनाफा नहीं है, तो जिसमें मुनाफा है वही काम करेंगे, नहीं करेंगे, वाली बात है। तो बस ये लिखा है इसमें, हाँ ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट के बेस पर, हाँ ठीक है। हाँ वीट का प्रोडक्शन मोर कर देंगे फिर, यस। ठीक है, सब रीड करते हैं एक बार जो हमने समझा है, ठीक है। आ जाओ, ये देखो अब पढ़ो ये वाला। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड्स इज इन क्वेश्चन। मानो अगर मैं राइस और वीट वाले एग्जांपल लूँ, तो मेरा वीट का प्राइस बढ़ गया, तो मैं क्या करूँगा, वीट को मैं प्रोड्यूस कर दूंगा और ज़्यादा, मोर प्रॉफिटेबल है वो मेरे लिए, बस। व्हेन अ सेलर कैन गेट अ हायर प्राइस, आगे वही वाली बात लिखी है जो हमने समझी है, ठीक। अब देखो इसको एक बार रीड करना है, इसको जो लिखा है यहाँ पे, इसके आगे से वही जो समझा है एग्जाम्पल।
बट रीड करोगे कैसे? बुक तो तुम लेके नहीं आए बुक अपनी, क्या हो ना, तुम तो पढ़ सकते हो ना एटलीस्ट, ठीक है। When a seller can get a higher price for a goods producing and selling, it becomes more profitable. Producer will allocate more resources. राइस से अपने रिसोर्सेज निकालेगा और allocate करेगा कहाँ पे? Towards this production of, even by drawing resource from the other goods. ठीक है, they produce, वहाँ से wheat में लगा देगा, बस सीधी बात है। चलो, लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया? वही अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड दिया था। अब आगे की बात सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चलती आई थी ना वहाँ पे डिमांड वाली, सेम करते चलो बाकी सारा का सारा। लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। यहां पे मेरे लिए क्या है मेन, किस किस के बीच में रिश्ता देखना है मेरे को? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। वहां पे क्या था? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पे क्या? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो अंडर गिवन कंडीशन supply rise with the rise in price and fall with the fall in price. Law of supply states that other things being equal, हाँ ये तो पता है, हाँ एग्जैक्टली इसका नाम क्या है? अदर थिंग्स being equal को क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग टेक्निकल वर्ड में? ceteris paribus. There is a direct relationship between price and supply या quantity supply. तो stock is prospective supply, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन दिया से ग्राफ बनाना बस मेरे को मेनली, तो प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, शेड्यूल बना हुआ है, इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा या अपवर्ड रहेगा? बेटा लक्ष्मीनगर, ठीक है, दिल्ली लक्ष्मीनगर, हाँ ऐसे कैसे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? ऐसे कैसे ऐसे कैसे? प्लेन जा रहा है, टेक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ हो रहा है क्या? है अपवर्ड, हाँ हाँ एग्जैक्टली ऐसा जाएगा, सिंपल। और इसे टच कर दोगे तो जीरो जीरो प्राइस पर जीरो सप्लाई करोगे, वो तो ठीक है मेरे लिए, मानो या ना मानो एक ही बात है ना, वो तो नॉट सो इंपॉर्टेंट। हाँ तो जीरो से ही होगा, क्योंकि जीरो पर कुछ बेचोगे थोड़ी, निकालोगे थोड़ी कुछ भी, हाँ ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन असली गेम तो यहाँ चालू होता है ना कि कुछ, हाँ, और वैसे भी यहाँ पे वन से दिया हो तो इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा तो आगे से चालू होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। कह रहा नहीं तो हम कर दें, हाँ सही बात है। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? प्राइस या क्वांटिटी? भूल गए? भूल गए? बताओ जल्दी। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं? क्वांटिटी। और वाई एक्सिस पे प्राइस। बच गया क्या? प्राइस रखते हैं, हाँ बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 10, 20, 30, 40, 50 इसके हिसाब से अगर जाएं तो, और प्राइस कैसा रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो देख पा रहे हो, एक पर कितना? 10, दो पर कितना? 20, 3 पर कितना? 30, 4 पर कितना? 40, 5 पर कितना? 50। लाइन छोटी पड़ गई, कोई नहीं, लो, ठीक है, बस यही है। अब इसको पढ़ लो एक बार, रीड कर लो, एक्सप्लेनेशन है शेड्यूल का, लिखा तो वही, एक बार रीड कर लोगे तो तसल्ली हो जाएगी ना मन को, मुझे भी, ठीक है। वो रीडिंग कर लो, हाँ वेरी गुड, शाबाश, है ना। आगे बढ़ा दूं इसको? तो मैं जल्दी कर ही सकता हूँ भाई, डिमांड में इतने दिन लगाए हमने। अरे ये लो, हमने ऊपर बनाया, इसने यहाँ बना के दे दिया। सप्लाई करके फीचर पढ़ लो एक बार। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विच डिस्क्राइब अ डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सप्लाई कर्व ऑल्सो अप स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी क्या है? लेफ्ट राइट, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट इज अ पॉजिटिव स्लोप, ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई कर्व मे बी समटाइम अ स्ट्रेट लाइन और समटाइम ऑफ अ फ्री हैंड कर्व। अरे इसको या तो ऐसा बना लो सीधा लाइन के हिसाब से, या थोड़ा सा घुमा के बना दो,
डिमांड बना देंगे रेक्टेंगल हाइपरबोला थोड़ा मोड़ करके, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ये तो रहा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, लेकिन अगर मुझे मार्केट का सप्लाई कर्व निकालना तो कैसे निकालूंगा? डिमांड में देखा था, डिमांड दो प्रकार की, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। और वही सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई कैसे पहचानूंगा? इंडिविजुअल सप्लाई कि एक फर्म की, एक इंसान की है, और मार्केट सप्लाई कि जितने भी लोग हैं मार्केट में या जितने भी प्रोड्यूसर सबका जोड़ दो, मार्केट सप्लाई निकल जाएगी, ये लिखा है इसमें, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई इज द लेटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म, जितनी भी हैं ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म, एंड ऑल्सो स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये भी कैसा रहेगा? लेफ्ट टू राइट रहेगा, ठीक है। बस अब इसके आगे बढ़ना है। तुम बिना बुक के आते हो तो बैग में लाते क्या हो? क्या रफ कॉपी? यार बुक तो लाया करो ना, अपनी बुक तो लाया करो एटलीस्ट, इको की तो बुक लेके आनी चाहिए। बहुत दूर से आते हो? कहाँ से आते हो? यहाँ से? नोएडा से आते हो? वाह, यहीं शकरपुर से ना? वाह, गली नंबर जो भी यहीं आसपास ही है वो तो। अभी दोबारा भाग के जाओगे, लेके भी आ जाओगे, अभी मैं तो 5 मिनट दूंगा ना, जितने में ये आएगा इधर तुम बुक लेके भी आ जाओगे अपनी। मार दूंगा इसको मैं, इसके मैं को नहीं मार दूंगा अब की बारी, ठीक है। ये रहा एमसीक्यू टेस्ट करो बेटा। टेस्ट चालू है सितंबर 24 के लिए, पूरी सीरीज है टेस्ट की। आपने दिया नहीं वो बात और है, ठीक है। ऑनलाइन वालों के लिए भी है, सबके लिए है वो, हाँ। और फ्री टेस्ट सीरीज है सबके लिए। अब आपने दिया नहीं तो अभी चालू भी तो एक ही टेस्ट हुआ है अकाउंट्स का, आज लॉ का टेस्ट है, फिर मैथ का टेस्ट है 4 दिन बाद, फिर इको का टेस्ट है पूरा एक बार। तुम्हारी मर्जी है, दे दो तुम्हारा, लेकिन कोर्स नहीं हुआ ना, ये है। अभी तुम्हारे 2 ही चैप्टर हुए हैं, मर्जी है तुम्हारी, देखना देना हो तो इन। हाँ इससे तो ज़्यादा का ही होगा। चलो आ जाओ। तो बेटा टेस्ट मैं चाहता हूँ तुम्हारा सितंबर 24 अटेम्प्ट है अगर, तो तुम भी टेस्ट का हिस्सा बनो और टेस्ट दो, ठीक है। आज लॉ का टेस्ट है, चाहो तो दे देना, लॉ का टेस्ट है 1 बजे से टेस्ट लॉ का। तो ऑनलाइन वालों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रात को 9 बजे तक टेस्ट सबमिट कर सकते हैं अपना, ठीक है। ऑफलाइन वालों को तो 7 देना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर, ठीक है भाई, ठीक है शर्मा जी। बाकी डिटेल वीडियो उसकी है चैनल पे, जाके देख लेना एक बार, पता चल जाएगी क्या कैसे क्या प्रोसीजर है टेस्ट का, कैसे देना है। चलो भाई आ जाओ। लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन भाई है जो पढ़ते थे कि जब बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की बात करेंगे और बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। कौन कौन से फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे? वो जितने भी डिटरमिनेंट पढ़े थे प्राइस के अलावा वो सारे क्या रहेंगे? ऑल अदर फैक्टर विल रिमेन सेट्रस पेरिबस, यानी मींस कांस्टेंट। तो बस वही सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। इसको तो मैं छोड़ सकता हूं पढ़ने के लिए। एक्सेप्शन कहां था वो? ये रहा ना पॉइंट नंबर 1, हाँ नीचे है ना वो हेडिंग वहां पर है और वो दूसरे पेज पे, हाँ ठीक है। एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके हाँ, अब इसमें क्या बताऊं मैं? इसको तो पूरा चार्ट बनवाया था मैंने एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का, एक बार फिर भी रिकॉल रिवाइज करवा देता हूं, इससे क्या रहेगा एक बार देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? वो तो इंक्रीज डिक्रीज में भी होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब बात करेंगे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे जो सप्लाई में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? पहली बात तो प्राइस की वजह से आएगा। दूसरी बात यहां पे जो कर्व में चेंज होगा, सप्लाई कर्व में जो चेंज होगा वो मूवमेंट होगा सेम कर्व पे, वो कर्व जो है शिफ्ट नहीं होगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा बल्कि अपनी ही जगह पर आगे पीछे मूव होता रहेगा। तो ये कहां पे होता है? एक्सपेंशन में कॉन्ट्रैक्शन। अब डिपेंड करता है कर्व मेरा आगे जाएगा या पीछे जाएगा।
हाँ, ये डिपेंड करता है प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो सप्लाई कर मेरा किधर जाएगा, अपवर्ड मूव होगा, अपवर्ड मूव होगा, लाइक राइटवर्ड मूवमेंट होगी, ऊपर की तरफ मूव होगा, क्योंकि सप्लाई ऊपर जाती तो बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे सप्लाई ऊपर बढ़ती जाएगी, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई मूव होगी मेरी राइटवर्ड। तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए अगर इनवर्स होता डिमांड की तरह तो उल्टा हो जाता। और ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इफ प्राइस विल डिक्रीज देन माय सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब विल बी लेफ्टवर्ड मूव, नॉट शिफ्ट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट इसे कह सकता हूं मैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में अपोजिट ऑफ दिस क्या होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। वहां पे जो दो बातें फिर से ध्यान रखनी है, पहली बात, वहां पे जो सप्लाई मेरी घटेगी या बढ़ेगी वो किसकी वजह से होगी, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर यहां पड़े थे अभी, वेदर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, हाँ, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इन सब फैक्टर की वजह से, बस प्राइस के फैक्टर से नहीं, प्राइस का वाला होगा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, प्राइस के अलावा जिस भी फैक्टर से क्या होगा, चेंज होगा, तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा और दूसरी तरफ चला जाएगा। अब डिपेंड करता है सप्लाई मेरा आगे जाएगा या पीछे जाएगा, नया वाला कर्व, वो डिपेंड करता है सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, सीधी बात। पढ़ सकते हैं इसको, एक बार पढ़ के देख लो, एक्सपेंशन का मीनिंग पढ़ो पहले, ठीक है, और फिर उसमें मूवमेंट दिए हुए, एक बार मैं यहाँ देख लूँ चैट में क्या हो रहा है अब तक। यस सर, एमसीक्यू टेस्ट बता दिया इसको मैंने, ड्यू टू प्राइस चेंज, हाँ मैंने रिप्लाई तो कर दिया है सारी बातों का इसके, ठीक है। पढ़ा क्या लिखा है, एक्सपेंशन क्वांटिटी सप्लाई टेक्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस, व्हाइल ऑल अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब बात कर रहा है मूवमेंट की, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई रेफर टू डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट बाय द प्रोड्यूसर फर्म और सेम ऑन अ सेम सप्लाई कर्व, द पोजीशन ऑफ सप्लाई कर्व मेन द सेम, मतलब ये वाली बात कर रहा है। देखो जब ये सप्लाई कर्व मैं मान लो ये ओरिजिनल है मेरा, इसने एक ही पे बनाया है, ठीक है, अगर मैं अलग भी बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लो ये मेरा मान लो मेन सप्लाई कर्व है, 10 रुपये पर मैं 50 यूनिट बेचता हूं, ठीक है। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस मान लो 10 से कितना हो गया, 20 रख लेते हैं चलो, तो 20 पे कितना यूनिट्स बेच पाऊंगा मैं, देखते हैं कितनी होती है, यहाँ पे कहीं आ रही है, ऑब्वियसली सप्लाई 50 से ज़्यादा ही होगी, 70 80 मान लेते हैं। देखो ये क्या हुआ, पहला सप्लाई कर मेरा यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मूव हुआ है ना, बट सप्लाई कर तो वही है, कर थोड़ी चेंज हुआ है, तो ये क्या हो गया, राइट यानी अपवर्ड गया है। ये कब होता है, जब एक्सपेंशन होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा, जब नीचे आ जाएगा, प्राइस कम हो गया, 5 रुपये हो गया, तो कितना हो गया, 30 मान लो, तो यहाँ से यहाँ आ गया, बस, तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। ये वाली बात लिखी है और देख लेते, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात लिखी है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर ऑफ अदर देन प्राइस, किसके बाद किसके हिसाब से हो रही है चेंज, प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। वाइल प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, तभी इनकी डिक्रीज होगा। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई, ठीक है। इसका कर्व मैं बना के दिखाता हूं एक बार, ठीक है, आ जाओ। मानो ये मेरा मेन सप्लाई कर्व है, प्राइस तो बढ़ेगा ही नहीं, हाँ ठीक है, ये मेरा मेन सप्लाई का प्राइस मान लो कितना, 10 रुपये 50 बेचता हूं मैं। अब मान लो क्या हो गया, मौसम में चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया, उसके सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो अगर मानो मेरी सप्लाई बढ़ गई, पॉजिटिव फेवरेबल इंपैक्ट पड़ा है, तो 50 से अगर 80 हो गई सप्लाई, तो सप्लाई मेरी यहाँ पे आ रही है और प्राइस तो इतना ही है, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से होता हुआ निकलेगा, सप्लाई कर्व कैसा होगा, कुछ इधर आ जाएगा। देखो प्राइस तो 10 ही है ना, प्राइस थोड़ी चेंज करा मैंने, अब सप्लाई कर्व कहाँ आ गया मेरा, यहाँ से यहाँ आ गया, क्या हो गया, ये होता है राइटवर्ड शिफ्ट। और इसका अपोजिट कर लोगे अगर तो, हाँ ठीक है, प्राइस तो 10 रुपये ही है, 50 यूनिट, मानो मौसम में फिर अनफेवरेबल चेंज रहा, सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन प्राइस तो मेरा इतना ही रहेगा,
तो बस अब देखो आप काटोगे तो कहाँ से बनेगा मेरा, यही रहेगा, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा वैसा हो गया, ठीक है। बस तुम भावना को समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए ना। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब सेम चीज है यहाँ पर, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहा है ये। अरे यार इतने ये गए थे मैं, इतनी देर में तो खत्म हो जाता अभी तक। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतनी बार ये गया है, इसका अगर क्यूमुलेटिव टाइम इकट्ठा कर लें 10-15 तो ऐसे वेस्ट हो गए हमारे, नहीं बचा है 10-15 मिनट का, खत्म हो जाता, फिर चला गया। और दूंगे इसमें, आ गया, ठीक है, आ जाओ भाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है भाई, सीखा था, रिस्पॉन्सिवनेस, लाइक किसी जो डिटर्मिनेंट है उनमें चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, या क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कितना रिस्पॉन्ड करेगी, कितनी सेंसिटिविटी रहेगी सप्लाई में, लाइक डिमांड में ऐसा था, तो सेम बात है। देखो तो प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना चेंज आएगा। मानो मैंने प्राइस बढ़ाया, उससे सप्लाई मेरी क्या रही, बढ़ी या घटी, कितनी बढ़ी कितनी घटी, वो डिपेंड करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ, अभी कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, ये बोल रहा है जो, हाँ सेम फॉर्मूला था जो वहां डिमांड में देखा था, डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी, बस यहाँ पे किसका है, क्वांटिटी सप्लाई का देखना है मेरे को, बस 2s, वहां पे क्या था 2d था एक तरीके से, बस ये वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है भाई। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स में कितना चेंज आया है ये बताता है, हटाओ इसको भी। हाँ 5 टाइप की इलास्टिसिटी होती है, बस ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये पढ़ लो, बाकी तो फिर बेकार। बट हाँ ये भी क्या है, बिल्कुल सेम है जो वहां पढ़ा था, आओ देख लो एक बार ये भी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, हाँ सप्लाई ऑफ कमोडिटी कंटिन्यूसली चेंज, सप्लाई में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा ना, तभी तो प्राइस ये होता है मेरा, प्राइस सेम है बट सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चेंज होती जा रही है, ठीक है। बस वहां पे भी यही था, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, प्राइस में चेंज नहीं करेगा, बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ती जा रही है, इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा सप्लाई में, तो वही वाली बात है एक तरीके से। तो इलास्टिसिटी विल बी, ये नीचे आ गया इसका, ये यहाँ पे आएगा, जीरो क्यों होगा, हाँ इन्फिनिटी में जाएगा ना ये, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, हाँ जीरो तो परफेक्टली इनलास्टिक में होता है, हाँ बिल्कुल। और इस कर का नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हाईली इलास्टिक कब होगा, जब मेरा, इसको मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ जल्दी, क्योंकि वहां पे मैंने बिल्कुल आधा 1 घंटा लेके समझाई थी वाली बात की कैसे इंपैक्ट करती है। तो अगर ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार डिमांड वाले चैप्टर में जाकर के देख लोगे तो क्लियर हो जाएगी, और तुम्हें तो पता भी, तुमने देखी भी है, इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। उतना ही मैं अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा तो फिर एक मजाक ही होगा बस, और क्या ही होगा, ठीक है। तो हाई इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, लाइक प्राइस में कम चेंज है और सप्लाई में ज्यादा चेंज है, लाइक प्राइस में 10% का चेंज करा, मेरी सप्लाई में चेंज हो गया 40% का, बस। तो यहाँ पे सप्लाई कर रहेगा वो क्या रहेगा कंपैरेटिवली फ्लैटर, नाम भी सेम है जो वहां थे, यहाँ पे भी नाम सेम रहेंगे, बस। देखो अलकता क्या फ्लैटर है ना, हाँ। इसके बाद क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी, जहां पर क्या होगा, प्राइस में 20% का चेंज है, सेम चेंज, हाँ नहीं उतना ही परसेंटेज चेंज किस में रहेगा, सप्लाई में रहेगा। 50% चेंज करा मैंने प्राइस में, 50% की सप्लाई में चेंज हो गया, तो ये क्या, ये हो गया यूनिटरी इलास्टिसिटी। और ES इक्वल टू 1, हाँ 45 डिग्री की लाइन बनेगी 48 डिग्री की, बिल्कुल डिट्टो डिट्टो सेम है ना ये तो, आगे हाँ बस सप्लाई कर्व, वहां पे डाउनवर्ड तो सारे कर्व मेरे, यहाँ पे अपवर्ड है क्योंकि ऑब्वियस डायरेक्ट रिलेशन है इसीलिए, ठीक है।
और इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, क्या? हाँ, तो यहाँ पे कर्व कहाँ गया बे, कर्व गायब हो गया, बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टीपर रहेगा कंपैरेटिवली, ठीक है, थोड़ा स्टीपर रहेगा, ऐसा रहेगा, बस स्टीप हो गया ये। और इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, लेस देन 1, लेस देन, सप्लाई कर्व विल बी स्टीपर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स हो गई दो बातें, फॉर्मूला मिक्स हो गया इसमें और परफेक्टली इनइलास्टिक वाली बात मिक्स हो गई है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वाली बात को ना, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा, जहां पे हाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस में कितना भी चेंज कर लो लेकिन सप्लाई में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो कर्व कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, 0। हम निकाल के भी देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, जितना भी है। ओके अब मैं एक अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें, जो काम की बात है, ठीक है, बाकी सब सेम सेम है, कुछ अच्छी बात पढ़ लो जो थोड़ी अलग सी है और सिंपल भी है। प्राइस का डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ सप्लाई, कि किस प्राइस पर हम लोग बेचने के लिए तैयार रहेंगे, वो खरीदने के लिए तैयार रहेगा एक तरीके से। ये मार्केट वाले चैप्टर में भी आएगा दोबारा से घूम के, बट एक बार हल्का सा रेफरेंस यहाँ पे भी ले लेते हैं। मानो मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ 10 रुपये की मैं खरीदूंगा, मानो एक काम करता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या है, ये प्राइस रख दिया, ठीक है, 10, 20, 40, 50, ये है क्वांटिटी सप्लाई डिमांडेड। तो मैं कह रहा हूँ 10 रुपये में मैं 5 यूनिट खरीदूंगा, 4, 3, 2। सप्लायर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है 10 रुपये में खाली 1 यूनिट बेचूंगा, 20 पे 2, 30 पे 3, 4, 40 पे 4 और इस पे 5। तो ये बताओ सौदा किस प्राइस पर होना चाहिए हमारा, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होगा, जहां पर मैं जिस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार हूं और सप्लायर जिस प्राइस पे बेचने के लिए तैयार है, अल्टीमेटली तो वही होगा ना मेरा, 30 वाला हो गया। 30 रुपये पे मैं 3 यूनिट खरीदने को तैयार हूं और वो बेचने के लिए तैयार है, वाली बात क्या आ जाएगी मेरी, सेम आ जाएगी, सही वाली बात है। क्योंकि बाकी पॉइंट पे क्या है, कहीं ना कहीं सप्लायर तैयार नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर तैयार नहीं होगा, तो ये बात होगी। बट 30 रुपये वाले प्राइस पे क्या है, दोनों डील कर लेंगे कि मैं तैयार हूं बेचने को, वो तैयार है खरीदने को, बस ये वाली बात है, ठीक है। तो कौन सा प्राइस हो गया मेरा, ये वाला अल्टीमेटली, ठीक है, बस। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, द इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई लीड्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखो ये सप्लाई का ग्राफ है मेरा, ये वाला जो यहाँ से आ रहा है कि नहीं, और डिमांड का ग्राफ तो तुम्हें याद ही है, ये वाला है, और यहाँ पे दोनों मैच कर गए इस पॉइंट पे, इसके सामने वाला प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन आ जाएगा, बस ये वाली बात कहता है वो। तो इसी प्राइस को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम लेवल बोलेंगे इसे, कि दोनों क्या हैं, एग्री हैं खरीदने बेचने के लिए, तो बस। इससे ऊपर कहीं ना कहीं कंज्यूमर सरप्लस है और इसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस है, दोनों चाहेंगे कि भाई दोनों उस पॉइंट पर सौदा करें जहाँ पे दोनों ही एग्री करें, ठीक है। द लेवल एट विच बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट, देखो बायर सेल की डील हो गई, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट क्लियरेंस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट को क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरेंस पॉइंट, ठीक है, ये नाम पूछ लेगा वो, कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरेंस पॉइंट। यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, क्लियरेंस आ गए दोनों में, क्लियर हो गए दोनों की दोनों तरीके से, हाँ वो अलग है। अभी यहाँ पे ICI हमें ये वाला नाम देता है, ठीक है, तो मुझे ये वाला पहचानना है, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस इज द सेंट्रल थीम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, हैंस माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी। तो हमने
शुरू में भी देखा था जब माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस देखा था। तो माइक्रो क्या है, प्राइस थ्योरी, क्योंकि प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं ना इसमें। अब लो ये वाली बात आ गई, ये देख लो एग्जांपल दे रखा है, हाँ बस ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा, ये रह गया प्रोड्यूसर सरप्लस। भैया जो हमारा पॉइंट था उससे ऊपर वाला, अगर मैं शेड्यूल के हिसाब से देख लूँ एक बार, तो यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट ऑन प्राइस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है मेरा, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखो, ओ अब कर्व बनाओ अगर देखो, तो इससे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या रहेगा मेरा, ये तो वाला पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये प्राइस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इससे ऊपर वाले पॉइंट पे जो प्राइस है वहां पे कंज्यूमर फायदे में रहेगा, और इससे नीचे वाले पॉइंट पे क्या रहेगा, प्रोड्यूसर फायदे में रहेगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, बस यही वाली बात है, तो ध्यान रखना। एक बार पढ़ लो, सोशल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द नेट गेन टू सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंज दैट आर मेड इन अ पर्टिकुलर मार्केट, इट कंसिस्ट टू कॉमन लाइक कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो वी आर ऑलरेडी लर्न दैट कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, क्योंकि उसमें कंज्यूमर का फायदा है, तो कंज्यूमर का कल्याण हो रहा है उसमें, ठीक है। हाँ, देयर द वेलफेयर गेन टू प्रोड्यूसर एज वेल एज व्हेन दे पार्टिसिपेट इन द मार्केट, नेमली प्रोड्यूसर सरप्लस। ऐसे ही क्या होता है, प्रोड्यूसर का ही फायदा होगा, जब प्रोड्यूसर को फायदा होगा कहीं ना कहीं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द बेनिफिट डिराइव्ड बाय प्रोड्यूसर फ्रॉम सेल ऑफ अ यूनिट अबव एंड बियॉन्ड देयर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कब होगा, जब प्रोड्यूसर बेच रहा है किसी यूनिट को उस प्राइस पे जितना ज्यादा आ रहा है, उसके कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है, तो फायदा रहेगा उसको। बियॉन्ड देयर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपये, वो बेच रहा है 20 रुपये में, तो 10 का फायदा में है या नहीं है। दिस अकर व्हेन द प्राइस दे रिसीव इन द मार्केट इज मोर देन द मिनिमम प्राइस एट विच दे वुड प्रिपेयर, मतलब भाई कि जितना वो बेचने के लिए तैयार है, जितने प्राइस पे बेचने के तैयार है, उससे ज्यादा प्राइस अगर उसे मिल रहा है। जैसे याद करो कल आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, कल लिया था, पहले लिया था, जब भी लिया था, हाँ जब भी लिया था, तो ये 50 रुपए देने को तैयार था आइसक्रीम के, बट जब इसने प्राइस पे तो 30 रुपए का निकला, तो ये कंज्यूमर था तो फायदे में था। वहीं सोचो अगर कोई ये प्रोड्यूसर है और ये प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है आइसक्रीम को 20 रुपए में, और जब इसे पता चला कि कंज्यूमर जो खरीद लेगा इसको कितने में भी, इसने पूछा कितने में खरीदोगे, कंज्यूमर ने कहा मैं 50 में खरीद लूंगा, तो बनाने वाले को फायदा है ना 30 रुपए का। तो ये वाली बात है, बस नजरिया चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट बदल गया बस। इट रिप्रेजेंट द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन फॉर ऑल क्वांटिटी बिलो ओक्यू, मतलब ठीक है, ये तो जो पॉइंट है उसके हिसाब से समझाया हुआ है। ये फिगर दी हुई है, फिगर तो तुम्हें दिख जाएगी बुक से ही, यही वाली बात थी, और तो क्या ही है इसमें। हाँ अब क्या बचा है इसमें, और इसके बाद जो ये इलास्टिसिटी दे रखी है आर्क और पॉइंट, है तो सेम ही वही वाली है जो वहाँ पे थी, बस क्वांटिटी के क्या आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा, और फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे को इसका, बस ज़्यादा और कुछ जानना नहीं मेरे को इसमें, ठीक है। और कुछ सेम, बिल्कुल सेम, चेंज इन क्वांटिटी, हाँ हाँ वही, बस ठीक है। और एक्सेप्शन मेरे को लगता है कि तुम्हारे अब कोर्स में है नहीं, सप्लाई के आईसीआई के स्टेटमेंट से हट गए हैं, तो अब उसको पढ़ना हमारे काम का है नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात है, बस खत्म हो गया, और क्या, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट चालू करेंगे अगली क्लास में मेनली। एक बार इस चैप्टर को दोबारा रीड कर लेना, हाँ टाइम तो हो गया, फिर क्लास है दूसरी, और फिलहाल से वेट भी कर रहे हैं ना सर, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, अब तो स्टडी मैट के जो भी क्वेश्चन हैं सारे करने, अब तो उसके अंदर सप्लाई के क्वेश्चन भी होंगे, डिमांड के भी होंगे, और कंज्यूमर बिहेवियर वाले के भी होंगे। कुछ तो तुमने कर भी लिए होंगे मेरे ख्याल से, डिमांड वाले के तो कर लिए होंगे, अभी तक कर लिए ना, वेरी गुड। कंज्यूमर बिहेवियर के कर लेना, और इसके ट्राई करो, ठीक है। एक बार स्टडी मैट के क्वेश्चन एक बार कर लोगे तो तुम्हें एडिशनल क्वेश्चन भी दूं फिर मैं, हाँ हाँ, तो आज सारे बनाए ना, हाँ। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट मत दो, तुम टेस्ट दो सैटरडे को, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को ही पड़ेगी वैसे भी,
ये भी सर, हाँ सेट हो गया, ठीक है। क्लास ही है, हाँ तो क्लास के बाद टेस्ट तो नहीं दे पाओगे, टीटीएस में तो क्लास टेस्ट नहीं हो पाएगा तुम्हारा। एमडब्ल्यूएफ वाले डे में टेस्ट दो मेरे को, मंडे को दो फिर, ठीक है मंडे को। तो क्या अकाउंट के बाद टेस्ट दे देना, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ठीक है, क्वेश्चन कर लेना, इसके कोई डाउट तो पूछ लो एक बार, और ये चैप्टर एक बार घर जाके दोबारा रीड आउट कर लेना, बस इतना सा काम कर लेना तो हो जाएगा, ठीक। चले चलो मिलते हैं अगली क्लास में, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।